सो लेट्स डू वर्क पावर एनर्जी, इसका PYQs करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वर्क के ऊपर है, आसान क्वेश्चन है इनके ऊपर और कुछ नहीं आएगा। Force is this much, acts on a particle in y direction where F is in Newton, y is in meter. Work done by force to move the particle from 0 to 1. 0 to 1, अच्छा ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा और क्या, वर्क इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ कितना दिया है 20 प्लस 10y फ्रॉम 0 टू 1। इसको dy करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाएगा, इसमें 10y²/2 हो जाएगा, तो इसमें 20y प्लस 5y²। ठीक, इसमें अपर लिमिट डाल दो 1 का, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 जूल। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, सी। इजी। An object of mass 500 gram initially at rest is acted upon a particle, a variable force whose x component varies with x in the manner, whose x component varies with this manner. Okay, the velocities of the particle at x equal to 8 and x equal to 12 would have the respective value of x equal to 8 इधर तक है, x equal to 12 इधर तक है। ओके, फोर्स इतना है 0। ओके, तो अभी आपको ये क्वेश्चन देख के लगता रहेगा सर ये कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। देखो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ई है ना। इनिशियली एट रेस्ट बोल दिया, इनिशियली एट रेस्ट बोल दिया है, तो जो भी वर्क आएगा अप टू, समझो पहले फर्स्ट के लिए ले लेते, फर्स्ट वर्क अप टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक के लिए अगर लेंगे तो वर्क डन इज एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट दिया है, तो एरिया अंडर कर्व विल विद दिस, तो फाइनल वेलोसिटी आ नहीं जाएगा क्या, तो एरिया अंडर कर्व निकालो इसका पहले, क्या आ जाएगा 0, ये 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20 प्लस क्या है 3 इंटू 10। इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर इसका एरिया निकाल दो, हो गया इज इक्वल टू हाफ, मास कितना दिया है 500 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर लो, इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, तो 5 इधर 100 आ जाएगा, 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 वी फाइनल का स्क्वायर, 130 इंटू 4 इज इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर। इसका अगर अंडर रूट लेंगे हम लोग, अंडर रूट लेंगे इसका, अगर वी फाइनल क्या आ जाएगा 130 इंटू 4, 13 4 52 होता है, 520 के आसपास का कुछ आ रहा है क्या, 520 के आसपास में कुछ है, बट इन लोग ने इंटीजर में दिया है, नियरली बोला है ना, ये देखो नियरली इन लोग ने बोला ही है क्योंकि उन लोगों को पता है इतना गंदा आंसर आने वाला है, तो देखते हैं हम लोग भी नियरली निकाल के। ये क्या आएगा 520 मतलब इसके आसपास में क्या दिखता है आपको, रूट में आसपास में क्या आएगा इसका, 520 का अंडर रूट ले लोगे तो 6 6 360, 7 490। अच्छा देखते दूसरा वाला निकालते हैं, शायद दूसरे वाले से मैच कर जाए, तो दूसरे वाले के लिए भी वही करना है हमें, खाली हमें ये एरिया वापस लेना पड़ेगा और एक ये नेगेटिव एरिया लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो इसमें इसका एरिया निकालो वापस, 5 इंटू 20 पहला प्लस 3 इंटू 10, ओके, फिर प्लस ये वाला 2 इंटू 10 मतलब 20 माइनस 2 इंटू माइनस 20, 2 इंटू माइनस 20 मतलब माइनस 40, माइनस ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितना है -5, ओके मतलब माइनस से ले लिया ना, तो ठीक है ये गया, तो 100 क्योंकि 20 है, 100 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 40 माइनस 5, 130 प्लस 20 माइनस 45,
ओके तो 130 माइनस 25 155, तो 155 आ गया हमें, ये आ गया वर्क डन, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी फाइनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन 4 इंटू 155, ओके 4 इंटू 155, तो देखते हैं 4 इंटू 155 ना, तो अगर इसका अंडर रूट लेंगे हम लोग तो 2 इंटू ये आ जाएगा क्या, पहले वाले का दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 155, 130 और 155, तो मुझे लग रहा है दूसरा वाला थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, लेट्स गेस दूसरा वाला बड़ा किस में, सब में ही बड़ा दिख रहा है थोड़ा, बट अप्रोक्सीमेट भी नहीं रहना चाहिए, अच्छा ठीक है, 20 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना आता है 400, किधर दिख रहा है क्या, 21 का 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, उससे भी बड़ा है ये, फिर 22 का 4 22 23 मुझे लग रहा है ये 23 के आसपास आएगा, और 155 इंटू 4 इट इज 20 22 4 ऑन द 4 620, मतलब 625 अप्रोक्सीमेटली 25 से थोड़ा कम आएगा इसका स्क्वायर, 625 होता है तो 625 से थोड़ा कम, मतलब ये और ये 23 अप्रॉक्स, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा, सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, सी आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ओके ओके, तो इसका सेकंड आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉर हैविंग अ मास 1 ग्राम falling from a height 1 kilometer. If it hits the ground is 50 meter per second, taking g constant with the value of 10 meter per second square, the work done by gravitational force and resistive force is, दोनों के बारे में पूछ लिया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, तो हमें निकालना है पहले, हमें इसमें जी कांस्टेंट लेने क्यों बोला है, जी तो कांस्टेंट ही रहता है ना, तो जी कांस्टेंट लेने में वापस बोला क्यों है, देखो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर अगर पढ़ा रहेगा तो उसमें आपने देखा रहेगा वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, ओके वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, आप कहीं वो दिमाग ना लगाओ, इसीलिए उसने बोला है कि जी कांस्टेंट है 1 किलोमीटर के रेंज तक, ऐसा बोला है, क्योंकि ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड विथ डेप्थ, ऐसा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क होगा, देखो बॉल ड्रॉप है, उसका लग रहा है mg इधर, वो गिर भी रहा है इधर, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो फोर्स वुड बी द वर्क डन वुड बी पॉजिटिव, वर्क डन वुड बी पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी पॉजिटिव इन दिस केस, तो वर्क क्या पॉजिटिव आएगा, पहले तो देखो f इंटू एक्स, एफ क्या लग रहा है mg और x क्या लग रहा है यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट, तो m कितना है इसका 1 ग्राम इंटू g कितना है 100, ओके it hits the ground with speed of 50 meter per second, ओके इंटू d दिया है हमें 1 किलोमीटर, ये इधर से ये गया तो ये आ गया 10, ठीक, ये हो गया 10 आपका, तो आपका 10 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला ही हो सकता है मेरे हिसाब से, देखो ये दो तो आपको नहीं आए क्योंकि ये 10 आ गया ना, तो 10 तो आना ही है, बट वो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में तो नेगेटिव नहीं होगा, तो यही वाला आएगा, तो देखना ये भी यही आंसर आ जाएगा, तो आपको रेजिस्टिव फोर्स के लिए सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स किधर लगता है ऊपर, ओके, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे, तो वर्क डन वुड बी नेगेटिव ऑफ एफ रेजिस्टिव इनटू एक्स, तो आप बोलोगे रेजिस्टिव फोर्स निकालेंगे कैसे, रेजिस्टिव फोर्स इसीलिए आपको ये वेलोसिटी दिया है, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, तो आपको वेट से निकालना पड़ेगा ये, तो आप क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव इज इक्वल टू डेल्टा के, हाफ एम 1 ग्राम है ना 1/1000, हाफ एम, वी कितना है इसका, वी फाइनल इज 50 मीटर का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, और वी इनिशियल तो 0 है तो बाजू वाला टर्म नहीं लिखोगे तो चलेगा, 10 प्लस वर्क बन रहा है रेजिस्टिव इज
तो 50 इंटू 50 बाई 2 इंटू 1000, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो 5/4. ओके, वर्क डन बाय रेजिस्टिव इज 5/4 माइनस क्या आ जाएगा, 5/4 माइनस 10, 5/4 करो, 4/5 सॉरी, 5/4 करोगे तो अगर क्या आ जाएगा आपको, आई थिंक सो 5 का आधा करेंगे 2.5, 2.5 का आधा करेंगे 1.25, तो 1.25 माइनस 10 तो आ जाएगा माइनस 8.75, और माइनस आना भी चाहिए क्योंकि इसका रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो नेगेटिव आना ही चाहिए, तो यही आ गया आपको. If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle made by them is, क्या बोला है, sum of two vectors का angle और sum of magnitude, पहले तो a square b square 2ab cos theta, ये हो गया इसका एडिशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2 सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, डायरेक्टली इक्वल बोल दिया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा, यह जाएगा अंडर रूट. सम ऑफ मैग्नीट्यूड टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, द एंगल पूछा, स्क्वायर कर दो दो साइड में तो स्क्वायर रूट चला गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ये भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कैंसिल, ये माइनस है. ओके, तो इधर ले लो, तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 1, तो क्या आ जाएगा इधर 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 1. ए और बी को, ए और बी का हमें पता है क्या, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स एंगल मेड बाय देम ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा वुड बी 1/4ab. यहाँ पे ए बी cos 0 आएगा, 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं तो 0 है, 1 नहीं अज्यूम कर सकते 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 90. ओके, आ गया 90. नेक्स्ट इज वेक्टर इज दिस एंड बी इज दिस फंक्शन विद टाइम वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ टी विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इज. ऑर्थोगोनल होने के लिए देखो, फॉर स्केलर प्रोडक्ट में अगर ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर रहेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, 0 आना चाहिए, तो हम लोग करते हैं ए डॉट बी करोगे 0 आना चाहिए, विच इज एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एक्स के साथ मल्टीप्लाई प्लस वाई का वाई के साथ मल्टीप्लाई, साइन ओमेगा टी बाई 2 जे. ओके, ये तो आ गया, इसको इक्वेट करना है 0 से, जे नहीं आएगा, इक्वेट करना है 0 से, 0 से इक्वेट तो कर लोगे, बट ये क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मूला किसका, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, क्योंकि इधर बीच में प्लस है ना, तो ए माइनस बी में ये इधर नेगेटिव है तो प्लस आता है, इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव आता है, तो हम लोग लिख देते कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कितना है ओमेगा टी, बी कितना है ओमेगा टी बाई 2 हो गया इक्वल टू 0. अभी कॉस 0 कब होता है, कॉस 0 होता है कभी 90 इज इक्वल टू, जब थीटा ये 90 होगा तभी तो 0 होगा ना, तो 90 इज इक्वल टू मतलब पाई बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2. ओके, तो पाई बाई 2 ओमेगा टी माइनस 2 इज ओमेगा टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो टी इज पाई बाय ओमेगा. तो इस टाइम पे आपका वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ऑर्थोगोनल रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का बी. ओके, नेक्स्ट, two similar springs P and Q having constants Kp Kq such that Kp is greater than Kq. They are stretched first by the same amount in case 1, first by same amount
in case 1, they have the same force in case B. The work done by spring in WP and W work are related in the both cases. देखो पहले केस में क्या सेम है, x डिस्प्लेसमेंट, दूसरे केस में क्या सेम है, फोर्स. ओके, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. फॉर दिस वर्क डन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. तो इस केस में अगर आप डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू क्यू निकालोगे तो हाफ से आप कैंसिल, के पी बाई के क्यू, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम ही है फर्स्ट केस का अगर बात करें. तो इसमें के पी बड़ा है तो यहाँ पे डब्ल्यू पी भी ज़्यादा होगा, तो डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू. एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, सिक्स का 2 आ जाएगा डायरेक्टली क्या. और इस केस में सेम फोर्स है तो हाफ के एक्स इंटू एक्स अपॉन, वेट अ मिनट, सेम फोर्स बोला है ना उसने. फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स. ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ, अच्छा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एक्स को लिख सकते हैं एफ, एक्स को लिख सकते हैं एफ बाई के पे लिख सकते हैं हम लोग. तो हाफ के इंटू एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर, एक के से एक कैंसिल तो बचा हाफ ये. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ स्क्वायर और के. तो अभी देखो क्या होता है, सेम फोर्स है ना, वर्क डन बाय पी अपॉन वर्क डन बाय क्यू. तो ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, उल्टा आएगा. बट डब्ल्यू पी का के पी इधर आएगा, डब्ल्यू क्यू का के क्यू इधर आएगा. अच्छा, तो अभी ये बड़ा है नीचे तो ये बड़ा हो जाएगा, डब्ल्यू क्यू वुड बी ग्रेटर. तो प्रूव्ड भी हो गया सेकंड ऑप्शन ये. यूनिफॉर्म मास दिस मच न्यूटन, uniform force this much Newton acts on a mass this, the particle is displaced from this much position to this much, work done by the force on the particle is. चलो वर्क डन क्या होगा, एफ डी एक्स या एफ डी आर. तो हमें फोर्स दिया है, अभी खाली हमें पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो मास की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें. पोजीशन वेक्टर निकाल दो आप, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. आर फाइनल क्या है आपका, पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू, तो 4i प्लस 3j माइनस के माइनस 2i प्लस के. तो 4i प्लस 3j माइनस के माइनस 2i माइनस के. ठीक, तो 4i माइनस 2i इज 2i प्लस 3j माइनस के माइनस 2k. ये हो गया आपका आर वेक्टर. आपको फोर्स कितना दिया है, फोर्स इज 3i प्लस j, इट इज 3i प्लस j. तो एफ डॉट डी आर कर दो, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई 5 प्लस जे का जे के साथ मल्टीप्लाई 3, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई 6 आएगा ना सारे, और 3 टू 6 मैंने प्लस कर दिया, इंटू 3 1 3 विच इज 9 जूल्स. तो कितना वर्क हो गया, 7th का हो जाएगा डी 9 जूल्स. तो मास का इधर जरूरत कुछ नहीं था. Force F on a particle moves in a straight line varies with the distance d as shown in the figure. The work done by particle during the displacement were 12. देखो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आए तो आपको वेट ही लगाना है क्योंकि fx का ग्राफ दिया है. fx का ग्राफ क्या होता है, वर्क एरिया अंडर कर्व. इसमें वेलोसिटी पूछ लिया था, आप वेट लगा लोगे. तो एरिया अंडर कर्व निकालो, वर्क इज इक्वल टू पहले इसका, तो ये हो गया 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 जा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11. वेट मिनट, ये 4 इंटू 2 ये हो गया 8, हो जाएगा हाफ इंटू, अच्छा ये 5 आएगा ना, सॉरी 5 आएगा. हाफ इंटू बेस इज ऑफ 5, हाइट इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे. तो इट वुड बी समथिंग अराउंड 13. तो 8th का हो जाएगा आपका डी. A vertical spring with force constant K is fixed on a table. Okay. Ball of mass M at a height h above an upper free end falls vertically on the spring so that the spring is compressed by distance d. The net work done in the process is. तो नेटवर्क इसमें पूछा है. तो पहले तो स्प्रिंग ऐसे था, ओके, बॉल ऑफ सम मास m फ्री एंड से h डिस्टेंस पे वो कंप्रेस होता था d पे. ओके, तो वर्क डन वुड बी डेल्टा के ई, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई होगा. देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है,
इसमें आप दोनों का वर्क दो, जी का प्लस वर्क डन बाय किसका, स्प्रिंग का। तो पहले जी की जी का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एम जी का कितना होगा, एम जी इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एच प्लस डी, क्योंकि एच डिस्टेंस तक तो आएगा ही, फिर डी डिस्टेंस तक भी आएगा, तो एच प्लस डी फाइनली प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, हाफ के डी स्क्वायर, जितना इसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन हुआ है। तो किधर दिख रहा है, ये माइनस आ गया यहाँ पे, ये भी माइनस आ गया है, ये प्लस है, ये प्लस है, और इधर माइनस आ गया, तो ये डी हो जाएगा यहाँ पे। तो नाइन्थ का ऑप्शन हो जाएगा डी। नाइन्थ का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, क्योंकि वेट, नाइन्थ का ऑप्शन देखो फॉर्मूला हमने सही लगाया, नाइन्थ का ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव, इसका फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो इसका पॉजिटिव आ जाएगा, इसका फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा।